समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम नमस्कार श्रोताओं, आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं विमलेंदु पांडे। आज के इस कार्यक्रम में हम तीर्थाटन में भारतीय रेल के प्रयास और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक डॉक्टर अच्युत सिंह। डॉक्टर सिंह, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था की धमनी है। रेलवे की अधिकतर बुनियादी सेवाएं माल ढोने और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में काम आती हैं। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे एक नए आयाम तीर्थाटन और पर्यटन पर जोर दे रहा है। इसी विषय पर हम आज IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक डॉक्टर अच्युत सिंह से जानेंगे। भारतीय रेल की तीर्थाटन योजना के बारे में आप अपनी जिज्ञासा हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर अच्युत सिंह से पूछ सकते हैं। इसके लिए आप फोन नंबर 23314444 और 23717106 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अच्युत जी, अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ है। पूरा जगत सिया राममय दिख रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि हमें अयोध्या जाने के लिए IRCTC ने क्या विशेष प्रबंध किए? जी, आपने बड़ा सामयिक प्रश्न किया है। अयोध्या के राम मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इससे पहले काशी में भी काशी का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो इन सब के कारण जो तीर्थाटन के लिए जो पर्यटक हैं उनके अंदर एक काफी जिज्ञासा बढ़ी और बहुत सारे लोग इन तीर्थ स्थलों पे जाना चाह रहे हैं। और चूंकि आपने अयोध्या की बात की, तो अयोध्या के लिए भी बहुत सारे लोगों में ये उत्साह है कि वो पहुंचे, जाएं और रामलला के दर्शन करें। तो भारतीय रेलवे और IRCTC ने मिलकर इसके लिए बहुत सारी ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों का नाम आस्था स्पेशल ट्रेन रखा गया है। आस्था ट्रेनें जो अलग अलग जगहों से चल रही हैं, देश के विभिन्न जगहों से चलेंगी और ये अयोध्या आएंगी। और IRCTC के द्वारा इन ट्रेनों में लोगों को खाने पीने की व्यवस्था और उनकी सुख सुविधा का सारा ध्यान रखा जाएगा। तो ये तो मतलब अभी आने वाले समय में अयोध्या के लिए ये विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अच्युत जी, इंदौर से हमारे श्रोता हैं राजीव जी। राजीव जी नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये था कि आपके रेलवे ने अभी यात्रियों के लिए क्या सुविधा वो करिए साहब, बढ़ावा क्या है सुविधा में? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या सुविधा प्रदान है और बढ़ावा मतलब नई सुविधा क्या है रेलवे की तरफ से? ये सवाल था सर। ये राजीव जी का सवाल है कि पर्यटन की दृष्टि से आप लोग जो ट्रेन चला रहे हैं आम जनता के लिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, भारतीय रेलवे ने बहुत सारी रेल की यात्राओं का जो अनुभव है उसको अच्छा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। और अब तो देश में वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं जिसके अंदर विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और वो भी बहुत ही किफायती दर पे हैं। और केवल ऐसा नहीं कि वंदे भारत ट्रेनें ही हैं, और भी जो ट्रेनें हैं
उन ट्रेनों में भी सुविधाओं को डेवलप किया गया, बढ़ाया गया है। LHB की ट्रेनें लॉन्च की गई हैं जिसमें सुविधाएं हैं। इसके अलावा अभी एक जो वंदे भारत ट्रेन है, अभी अयोध्या से होके अभी हाल ही में शुरू की गई है, जो कि स्लीपर क्लास की मतलब कम खर्च में सुविधा प्रदान करने के लिए एक वंदे भारत ट्रेन चली है। तो और ऐसी चीजें की जा रही हैं। अच्युत जी, हमारे बहुत से बुजुर्ग और ये कहें कि वरिष्ठ नागरिक जन की मन में ये आकांक्षा रहती है कि अमुक तीर्थ स्थल पर जाएं और अपने जीवन काल में अपनी आंखों से देख लें, लेकिन अवस्था और सुविधा के अभाव में घर की चार दीवारी नहीं लांघ पाते। ऐसे लोगों के लिए IRCTC ने क्या योजना बनाई है विभिन्न तीर्थ स्थलों की? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि निश्चित रूप से लोग जो खासकर वरिष्ठ नागरिक हैं जी, अब वो चाहते हैं कि तीर्थ स्थलों पे जाएं, तीर्थाटन करें, और साथ ही वो ये भी चाहते हैं, क्योंकि आजकल तीर्थ स्थान पे जाएंगे 10 दिन के लिए घूमने बाहर जा रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास भी इतना समय नहीं है, हर आदमी व्यस्त है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा रहे कि उनको जाने आने की सुविधा रहे, वहां ठहरने घूमने की व्यवस्था रहे, मतलब वो उनको कोई चिंता न हो और वो एक साथ कई तीर्थ स्थलों को घूम सकें और साथ में सुरक्षित रहें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहां जा रहे हैं, होटल से आना है या ट्रेन से उतरना है, ट्रेन से जाना है, तो ऐसे में आप लोगों ने कैसी व्यवस्था कर? जी, इसके लिए भारतीय रेलवे ने भारत गौरव के नाम से पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। 2 साल पहले शुरू किया। ये बहुत ही अच्छी ट्रेनें हैं और ये देश के विभिन्न हिस्सों से चलती हैं और इसका संचालन IRCTC करती है। और ये ट्रेनें अलग अलग तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए एक सर्किट के ऊपर चलाई जाती हैं। और ये जो ट्रेनें हैं, इनमें जो सुविधाएं हैं वो ऑल इंक्लूसिव पैकेज के रूप में होती हैं। तो पर्यटक एक बार उसका शुल्क जमा कर दिया उसने IRCTC को, फिर वो उसकी सारी सुविधाएं, खान पान, वहां रुकना, उनको ले जाना ले आना, बसों में बिठाना, ये गाइड, हर एक चीज जो है, ट्रेनों में खाना और उनकी सुविधा का ध्यान रखना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, इन सब चीजों को मिला के इस तरह की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और ये पर्यटकों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हो रही, खासकर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो इनका बहुत ही बड़े स्तर पर इसका लाभ उठा रहे हैं और लोग बहुत प्रसन्न हैं इससे। हम ये समझें कि एक बार अगर हमने फीस जमा करा दी और उसका शुल्क दे दिया तो जेब में हाथ लेके चलें और हमें कोई अपनी तरफ से खर्च नहीं करना जब तक कि यात्रा पूरी नहीं हो जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे ज्योतिर्लिंग यात्रा पे ट्रेन जा रही है, एक ही ट्रेन गई, उसने 7-8 ज्योतिर्लिंग स्थलों, पर्यटक स्थलों को, तीर्थ स्थलों को एक बार में कवर करके 10 दिन में चली आई। तो 12 ज्योतिर्लिंग इससे कवर हो जा रहे हैं पूरे? 12 ज्योतिर्लिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि केदारनाथ जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, ऐसी ट्रेनें भारत गौरव की चलती है जो कम से कम 11 ज्योतिर्लिंग कवर करती है। अच्छा, हमारे एक श्रोता है दिल्ली से, धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार। जय श्री राम। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछें। बिल्कुल, गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सर नमस्कार। नमस्कार। जो पर्यटन जो लोग जाएंगे, ज्यादातर सीनियर सिटीजन ही जाते हैं, युवा तो जाते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए जो उनकी हेल्थ की व्यवस्था ट्रेन में और उनके वहाँ जो अपना उनका खानपान जो शुद्ध मिले, क्योंकि शुद्धिकरण के कारण ही वो लोग जा रहे हैं अपना पर्यटन करने के लिए और यात्रा करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। तो उनके खानपान की व्यवस्था में शुद्धिकरण की व्यवस्था आपकी तरफ से कितनी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि रेलवे में खाने पीने की व्यवस्था करते थोड़ी सी कमी आ जाती है। जी बताइए। जी देखिए, जो पर्यटक ट्रेनें हैं, आपका सवाल बहुत ही सही है, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, ज्यादातर लोग चूंकि धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो उनका ये बड़ा कंसर्न होता है। तो जो पर्यटक ट्रेनें हैं, ये एक अलग तरह की ट्रेनें हैं। इनमें एक जो पेंट्री कार होती है, उस पेंट्री कार को अलग तरह से विकसित किया गया है। उसमें 700-800 लोगों पर्यटकों का खाना गरम गरम बनता है और वो ट्रेनें, वो जो उनकी कैटरिंग होती है, वो बिल्कुल ताजा और शुद्ध बना हुआ खाना और एकदम सात्विक होता है। उसके अंदर वो वेजिटेरियन खाना होता है और साथ ही अगर किसी को ऐसा खाना भी चाहिए कि उसको जैन फूड चाहिए, उसको बिना लहसुन प्याज का खाना चाहिए, तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। साथ ही अलग अलग मेन्यू, लोग जैसे लोग हैं, अगर दक्षिण भारत से ट्रेन आ रही तो दक्षिण भारतीय व्यंजन मिलेंगे, उत्तर भारत के लोग हैं तो उत्तर भारतीय व्यंजन मिलेंगे। तो इस तरह से ये व्यवस्था है और ये पर्यटकों को बहुत पसंद आ रही है और आप निश्चिंत रहें, ये निश्चित रूप से ये दक्षिण जो सीनियर सिटीजन है उनके हिसाब से एकदम उपयुक्त है। डॉक्टर अच्युत जी, ये बताइए कि जैसे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति
अगर ट्रेन में यात्रा कर रहा है भारत गौरव ट्रेन से, तो उसकी देखरेख के लिए ट्रेन में कैसी व्यवस्था होती है? जब वो उतरते हैं तो उनको बस पे बैठाने, फिर होटल तक ले जाने, फिर उस दर्शनीय स्थल तक दिखाने के लिए कितने लोग आप लगाते हैं इस काम में? देखिए, एक ट्रेन जो है उसकी, एक जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है उसकी जो क्षमता है वो करीब 500 से लेकर 700 यात्री एक बार में उसमें यात्रा करते हैं। इन ट्रेनों के अंदर पीए सिस्टम लगा हुआ है, पब्लिक रजिस्टरिंग सिस्टम लगा हुआ है, भजन वजन बजते रहते हैं। साथ ही यात्रियों को कुछ सूचना देनी है तो एक बार में ही उनको बता दिया जाता है। और उसके अलावा कम से कम 70 से 80 लोगों का स्टाफ चलता है। हर 40 आदमी पे एक टूर स्कॉट होता है, टूर गाइड जिसको बोलेंगे। उन यात्रियों को ले जाना, बस में बिठाना, वहां दर्शन कराना, ले आना, ये सब कुछ रहता है उसमें। एक चीज और बताइए कि पर्यटन और तीर्थाटन ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनके साथ आईआरसीटीसी कैसे न्याय करती है? देखिए, तीर्थाटन तो मतलब भारत में सदियों से चला आ रहा है। लोग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और चले आते हैं। लेकिन जो पर्यटन है, यानी जिसको बोलते हैं कि अब तीर्थाटन जो है वो तीर्थ पर्यटन हो गया है। तो पर्यटन स्थलों पर लोग जाते तो तीर्थ करने हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि वहां उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे होटल हों, उनको घूमने फिरने के लिए गाड़ियां हों। तो इस तरह से जो तीर्थाटन है उसमें पर्यटन जुड़ गया है, जिससे लोग जाते हैं तो वहां पैसे खर्च करते हैं, होटलों में ठहरेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे तो पैसे खर्च करेंगे, और इससे वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, वहां की इकोनॉमी बढ़ती है। तो ये निश्चित रूप से पर्यटन इस तरह से बदला है, तीर्थाटन तीर्थ पर्यटन हुआ है। केशव जी हैं दिल्ली से। केशव जी नमस्कार। हेलो सर, जय श्री राम। जय श्री राम। आप बताएं, इस सवाल पूछें इस पर्यटन से सवाल है। पहला सवाल यही है, जैसे सर सीनियर सिटीजन ट्रेन में जाता है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं या नहीं? जैसे प्लेन में तो सर दिखाते हैं कि वो थोड़ा बहुत होते हैं। और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि हैंडीकैप अगर कोई जा रहा है साथ में, ब्राइंड जा रहा है, तो उसके साथ में अटेंडेंस मतलब की उसकी व्यवस्था रहती है कि नहीं? जी जी, अच्युत जी ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। आजकल रेलवे के स्टेशनों के मॉडिफिकेशन, अपग्रेडिंग हो रही है, बहुत सारे वो बुजुर्ग या दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाए जा रहे हैं। एस्केलेटर्स कई जगह लग रहे हैं, कई जगह उनके लिए जो व्हील चेयर होती है वो चढ़ने की व्यवस्था बनाई जा रही है कई स्टेशनों पर। इनका सवाल है कि दिव्यांग जनों के पर्यटन के लिए क्या व्यवस्था है? आप अगर पूरा आईआरसीटीसी का चलाते हैं या अचानक कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कैसे करते? देखिए, जितनी भी भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें चल रही हैं, इनमें फर्स्ट एड का तो इंतजाम रहता है। और अगर कोई बीमार हो तो उसको जो दवाएं चाहिए, तो बेसिक दवाएं तो रहती हैं। इसके अलावा अगर किसी को ज्यादा परेशानी हो रही है तो हम लोग, जैसे भारतीय रेलवे में इस तरह की व्यवस्था है कि हम अगले स्टेशन पे सूचना दे देते हैं, तो वहां डॉक्टर आते हैं, अटेंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको आगे यात्रा नहीं कर सकते, इनको यहाँ पे उतारना पड़ेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो हमारे जो टूर स्पॉट होते हैं, हम उनको उतारते हैं, साथ में वो ले जाते हैं, उनका ध्यान रखना पर्याप्त जी। तो वो व्यवस्था रहती है। रही बात जो दिव्यांग जनों की, तो अगर किसी को थोड़ी बहुत सहायता की जरूरत हो तो उतना तो हम लोग करते हैं, हमारा स्टाफ रहता है। व्हील चेयर की व्यवस्था जरूरत हो वो भी मैसेज कर दिया, करा दिया। तो हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा दिव्यांग है, बहुत ज्यादा दिक्कत है उसको चलने फिरने में, तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा तकलीफ होगी इन ट्रेनों में अगर जाते हैं तो। अच्युत जी, तीर्थाटन को पहले बहुत बड़ा कठिन माना जाता था। कुछ लोग तो अपना क्रियाकर्म भी करके जाते थे पहले कि शायद हम लौट पाएं या न लौट पाएं, लेकिन अब ये कितना सुगम और सुविधाजनक है, मैं आर्थिक दृष्टि से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर गरीब आदमी के मन में आकांक्षा होती है कि वो काशी दर्शन कर ले या कहीं जहां उसकी इच्छा हो राम तीर्थ में चला जाए। जो ऐसे तबके के लोग हैं उनके लिए क्या मतलब आर्थिक दृष्टि से सस्ती व्यवस्था है पर्यटन के लिए? देखिए, पर्यटन में भी बहुत भारत में जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसमें बड़ा चेंज आया है। अब घरेलू पर्यटन में स्थिति ये है कि हर तीर्थ स्थल पे या हर पर्यटन स्थल पे हर बजट के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई तीर्थयात्री धर्मशालाओं में रहना चाहता है या कम बजट के होटल भी हैं, तो तीर्थ स्थलों पे 5 स्टार होटल भी हैं। अब आप बनारस में देखिए, बनारस में हर तरह की व्यवस्था है। आपको बजट होटल की धर्मशालाएं भी मिलेंगी और कई ऐसी जगह भी मिलेंगी जहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था भी है और साथ में 5 स्टार होटल भी है। तो किसी भी बजट के लोग हों, आप ट्रेनों में देख लीजिए, ट्रेनों में स्लीपर क्लास से लेके फर्स्ट एसी है।
ठीक है। और जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है वो हवाई जहाज से भी ट्रैवल कर रहा है। देश में हवाई जहाज से पर्यटन ट्रैवल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो पर्यटन में देश में आज हर तरह के विकल्प उपलब्ध हैं और अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। तो इसलिए कोई भी अगर पर्यटन तीर्थ स्थल पे जाना चाहता है तो उसको अपना मन मारने की जरूरत नहीं है, वो पर्यटन स्थल पे जा सकता है। और एक बार IRCTC संपर्क जरूर करें। जी बिल्कुल। जी। हमारे श्रोता हैं सुभाष जी गुरुग्राम से। सुभाष जी नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो में आप अपना सवाल पूछें। जी नमस्ते जी मिलेंदु सर। जी जी, और आमंत्रित प्रबंधक महोदय को भी मैं नमस्ते कर रहा हूँ। जी नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो IRCTC द्वारा टिकट बुकिंग की प्रणाली है उसको और सुलभ कैसे बनाया जाए कि ताकि पैसेंजर को जाने में और कुछ दिन पहले टिकट बुकिंग करने में उसको बहुत सुलभ और आसान हो जाए, और टिकट की जो प्रक्रिया है उसमें मतलब ज्यादा किराया ना हो, उसको कुछ तीर्थ के मतलब उसमें कम किराए का कैसे है वो थोड़ा हमें समझाइए प्लीज। मैं समझ गया सवाल इनका। जी। देखिए भारतीय रेलवे में हर तरह की ट्रेनें हैं, मतलब कम से कम बजट की, मतलब नॉन रिजर्व भी है, स्लीपर क्लास भी है जिसका किराया बहुत कम है, और जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है उसके लिए फर्स्ट AC और सेकंड AC की टिकट भी उपलब्ध है। साथ में वंदे भारत और तेजस जैसी गाड़ियां भी आ गई हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी भारतीय रेलवे में व्यवस्था है। हाँ, अब बात आ गई रिजर्वेशन की, तो अगर आप रिजर्वेशन देखिए, अगर आप किसी तीर्थाटन पे जा रहे हैं, कहीं पर्यटन पे जा रहे हैं, तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि आप अपनी योजना समय से थोड़ा पहले बनाएं, तो आपको निश्चित रूप से टिकट मिल जाएगा। और आजकल टिकट आसानी से उपलब्ध भी हो रहे हैं। अच्युत जी, एक चीज और है कि ये ट्रेनें क्या एक रेगुलर फॉर्मेट में चलती हैं, या जब यात्रियों की संख्या एक निश्चित हो जाती है तब आप लोग शुरुआत करते हैं इसकी? नहीं, भारत गौरव ट्रेन जो पर्यटक ट्रेनें हैं उनकी अलग अलग सर्किट डिसाइडेड हैं। तो जैसे कि रामायण सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, दक्षिण भारत यात्रा, उत्तर भारत यात्रा, तो ये सर्किट है। अब इन सर्किट पे अलग अलग जगह से ट्रेनें एक रूटीन में चलती रहती हैं। कोई एक सर्किट पे गई, वहां से लौट के आई, फिर दूसरी सर्किट पे गई। तो इनकी योजना 3-4 महीने पहले से ही हम जो IRCTC का टूरिज्म पर्यटन का जो पोर्टल है उस पर डाल दिया जाता है, वहां से देख के कोई भी बुक कर सकता है। अच्छा, विदेशी लोग भी भारतीय धर्म दर्शन में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष पैकेज हैं या सर्किट है आपके पास? देखिए, विदेशों में जो 2 तरह की चीजें हैं। एक तो विदेश से भारत में लोग जो आते हैं वो भारत का जो विरासत है उसको देखने आते हैं। तो जो विरासत स्थलों को जोड़ने के लिए एक तो IRCTC एक लग्जरी ट्रेन चलाती है, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरी ट्रेन है, महाराजा एक्सप्रेस। जी। तो वो दिल्ली से अलग अलग राजस्थान के विभिन्न स्थलों को कवर करती हुई जाती है। तो उनपे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन से बहुत सारे विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा और भी ऐसे जो बहुत सारे NRI लोग हैं, वो अब भारत आकर भारत गौरव और इसके अलावा कुछ मिड रेंज की डीलक्स ट्रेनें भी हैं जिसमें की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो उनसे भी ट्रैवल करने के लिए लोग बुकिंग करा रहे हैं। तो विदेश में से NRI लोग भी काफी पर्यटन करने के लिए इंडिया आ रहे हैं और IRCTC की सुविधाएं ले रहे हैं। अच्छा, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, खासकर विदेशी पर्यटकों को, जो NRI तो वो भारतीय मूल का है, ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति से अपरिचित होते हैं, उनके लिए कुछ विदेशों में प्रचार प्रसार किया जाता है अपनी रेलवे की तरफ से? देखिए, जो पर्यटक ट्रेनें हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए जो विदेशों में अलग अलग जो टूर ऑपरेटर्स हैं, तो हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और वो हमारी जो वेबसाइट्स है उस पर सब चीजें जो पड़ी, तो वो अपने यहाँ अपने क्षेत्र में पर्यटकों को बताते हैं और वहां से पर्यटक भेजते हैं। अच्छा। तो और हम हमारे यहाँ से भी जो विदेशों में बड़ी बड़ी ट्रैवल और टूरिज्म की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें कि सारे टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म प्रमोटर्स आते हैं, वहां भी हम इन गाड़ियों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसका काफी लाभ मिलता है और लोग आ रहे हैं देशों से। अच्युत जी, काशी और उज्जैन के बाद अभी हाल ही में जगन्नाथपुरी में परिक्रमा प्रकल्प का जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें 800 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खर्च हुए हैं। रेलवे इन तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए कौन सा पैकेज या क्या इनमें सुविधा दे रखा है, खासकर पुरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ?
देखिए, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो चलती है उसकी एक बहुत ही पॉपुलर आइटिनरी है, पॉपुलर सर्किट है पूरी गंगा सागर यात्रा। अच्छा। और ये बराबर दिल्ली से, मुंबई से और गुजरात के क्षेत्रों से, इन जगहों से चलती है। और जो इन जो तीर्थ स्थल हैं, खासकर जो 4 धाम है हमारे, उनमें पूरी एक है। तो उसके इनके विकास के साथ साथ ही लोगों को वहां सुविधाएं मिल रही है और पर्यटक काफी बड़ी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। और जो हमारी ये ट्रेनें चल रही हैं, इनके माध्यम से भी जा रहे हैं। इस तरह के सर्किट का बड़ा आकर्षण है लोगों में। तो पुरी के लिए हम ट्रेनें चला रहे हैं। अच्छा। ये राजेश जी हैं बिहार से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, सवाल पूछें अपना। सर, मेरा सवाल है कि अगर जैसे मैं अपनी माता जी को लेकर रामेश्वरम या फिर विश्वनाथ जी के लिए जाता हूँ, जी, या फिर जगन्नाथपुरी के लिए जाना चाहता हूँ, तो हमें, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो क्या हमें यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी या फिर मुझे उसके लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी? पहले दिल्ली, ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली से जाती हैं, और दिल्ली में अगर मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, तो मेरा तो वहाँ पे रहना, और फिर कैसे व्यवस्था होगी मेरी, कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे? मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए थी सर। हाँ डॉक्टर साहब बताएं। जी, देखिए, आपने बड़ा सही सवाल किया। बिहार से भी हम लोग ट्रेनें चला रहे हैं। बीच बीच में भारत गौरव ट्रेनें बिहार से भी चलती हैं। कटिहार से आपका जो दरभंगा है, सीतामढ़ी है, वहां से भी ट्रेनें शुरू हो रही हैं जो दक्षिण भारत की यात्रा पे जा रही हैं। तो उनमें भी आप बुकिंग करा सकते हैं समय समय पर। ये जो IRCTC की टूरिज्म वेबसाइट है irctctourism.com, तो उस पे आप देखें तो वहां पे आपको ऐसी ट्रेनें मिल जाएंगी। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए होगी तो वहां पे आपको IRCTC का जो क्षेत्रीय कार्यालय है पटना का, उसका नंबर भी है वहां पे। वहां आप बात करके और जितनी भी ट्रेनें उस एरिया से चल रही हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी रही बात दिल्ली से भी ट्रेनें हैं, लखनऊ से ट्रेनें हैं, गोरखपुर से ट्रेनें हैं। आप उन ट्रेनों के बारे में भी देख के, और जो आपको सुविधाजनक लगे, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप अपनी माताजी को इन ट्रेनों पे भेजेंगे तो उनकी सुख सुविधा का ध्यान, उनको ले जाना, घुमाना फिराना, और आपको निश्चिंत होकर उनको घर तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी जो है, ये रोल IRCTC जरूर अदा करेगी। शुक्रिया आपको इतनी जानकारी के लिए। एक चीज और पूछनी है आपसे कि उत्तराखंड में अनेक तीर्थ स्थल हैं हमारे, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है, अधिकतर सड़क मार्ग से ही यात्रा होती है और बड़ी दुर्गम यात्रा होती है, खतरनाक भी होती है। रेलवे की क्या योजनाएं हैं इन यात्रा को सुगम और सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, उत्तराखंड तो जाना ही जाता है, देवस्थल है जी। और उत्तराखंड में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और उसके अलावा देवप्रयाग और भी बहुत सारे स्थल हैं। तो IRCTC ट्रेनों के माध्यम से लोगों को देहरादून या ऋषिकेश तक ले आकर और उनको फिर 4 धाम की यात्रा कराने का जो एक्चुअली ये जो समय होता है, 6 महीने का जो पीरियड होता है, उसमें हम लोगों को ये पैकेज उपलब्ध कराते हैं। और जो हमारे पैकेजेस हैं उसमें हम टूर स्पॉट भेजते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि लोगों को बिना किसी परेशानी के इन सारे स्थलों का हम दर्शन करा पाए। और उसके अलावा भी जो जगहें हैं उत्तराखंड की, उनके लिए भी हम पैकेजेस चला रहे हैं। एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना चल रही है, अगर ये हो जाता है तो 4 धाम यात्रा बड़ी सुगम हो जाएगी निश्चित रूप से। तो उस मार्ग पे भी रूट चलाने की जी बिल्कुल। जब ये हम लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये जब योजना पूरी हो जाएगी तो हम लोग निश्चित रूप से वहां तक ट्रेन ले जाएंगे और उसके माध्यम से फिर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा है वो काफी सुगम हो जाएगी। हमारे श्रोता हैं हिसार से राजेंद्र जी। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टूडियो में, बताएं सवाल अपना। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे रेलवे स्टेशन में ही अंदर वेटिंग रूम होता है, उनमें कोई सुरक्षा नहीं होती। जैसे कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, जैसे रेलवे स्टेशन के पास ही कोई अगर होटल की किसी को जानकारी ना है, क्या ऐसी व्यवस्था भी होती है? क्या रात भर जैसे सर्दी है या गर्मी है तो रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो? बुजुर्गों को काफी ऐसा है, उनको पता नहीं होता कि होटल कहाँ है, कैसे है, तो पूरी जानकारी नहीं, इसकी क्या सुविधा होती है? जी बताएं। देखिए, IRCTC की तो अपना होटल बुकिंग का भी पोर्टल पे व्यवस्था है, उसमें कोई ऑनलाइन चाहे तो बुकिंग कर सकता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे रिटायरिंग रूम है जी। उनका कई सारे रेलवे स्टेशनों पे जो रिटायरिंग रूम है उनको भी अपग्रेड कर दिया गया है, अच्छा बना दिया गया है। और बाकी रेलवे स्टेशनों के आसपास तो
होटल तो बहुत संख्या में होते ही हैं। जी जी। तो पर्यटक उनका भी लाभ, उसके अलावा कम बजट की भी व्यवस्थाएं, वहां पे डॉर्मेटरी सिस्टम है। जी जी। तो वो सब भी होता है। तो रेलवे स्टेशन पे तो थोड़ा सा अगर पहले से प्लानिंग करें तो लोगों को जगह मिल जाएगी। राजेंद्र जी ये जानना चाह रहे होंगे कि जो बुजुर्ग हैं उनको किसी नए शहर में गए हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि बाहर के होटल कैसे हैं, क्योंकि कभी धोखाधड़ी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो क्या IRCTC का कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर वो जाके पूछ लें कि भैया हम कहाँ ठहर सकते हैं? जैसे आपके यहाँ अशोक यात्री निवास है इधर से, तो इस तरह से कोई आसपास रेलवे के परिसर में कुछ चीजें होती हैं? अगर वो पहले से IRCTC से संपर्क करेंगे जी जी, तो उनके लिए होटल बुकिंग कराई जा सकती है। वो व्यवस्था हमारे पास है। और उसके अलावा जानकारी लेना चाहेंगे तो जानकारी भी दी जा सकती है। उसके अलावा हमारा जो पोर्टल है IRCTC का, अगर उससे ऑनलाइन बुक करना हो तो उसमें कम बजट से लेके अधिक बजट तक सारी तरह के ऑप्शन उपलब्ध हैं। अच्छा, इनमें जैसे कभी शिकायत भी हो, मान लीजिए कम बजट के किसी रूम में कोई व्यक्ति गया, अगर शिकायत हो तो वो शिकायत कहाँ करता है? IRCTC के पोर्टल पे व्यवस्था है ये? जी बिल्कुल है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसमें दिले हुए, वहाँ पे वो शिकायत चाहे तो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जनरली हमारे जो होटल्स हमने जो सेलेक्ट कर रखे हैं उनको ये निर्देश रहते हैं हमारी तरफ से कि आप लोगों का ध्यान रखें। तो इस तरह की व्यवस्था, मतलब जो होटल हमारे पैनल पे हैं या हमारे से जुड़े हुए हैं उनमें इस तरह की दिक्कतें न हो जनरली, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आप लोग जैसे ही व्यवस्था करते हैं होटल की या ठहरने की, ऐसे में आप लोग का क्या राज्यों के पर्यटन निगम होते हैं या कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं या होम स्टे की भी फैसिलिटी को भी आप इंक्लूड कर लेते हैं? जी बहुत सारे जो राज्यों के पर्यटन निगम हैं उनके होटलों के साथ भी हमारा टाई अप है। हमारा MOU है। तो उनके होटल भी हमारे पोर्टल पे बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। और उसके अलावा प्राइवेट होटल भी हैं और होम स्टे भी हैं। अच्छा, तो हम होम स्टे को भी प्रमोट कर रहे हैं और प्राइवेट होटल भी उपलब्ध है। तो हर तरह की जो ऑप्शन है कि आप अपने बजट के हिसाब से अपने पर्यटन का पूरा खाका मानचित्र आप तय कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग के अलावा अगर किसी को ऑनलाइन बुकिंग दिक्कत है तो वो हमारे बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं अलग अलग जगहों पे, वहां संपर्क करके अपनी बुकिंग करा सकता है। ठीक है, हमारे श्रोता है गोरखपुर से व्यासनंद शुक्ल जी, आप बताएं क्या आपका सवाल है? मेरा सवाल है, यदि कोई विकलांग है और अयोध्या में दर्शन करना चाहता है जी उसको लिए क्या व्यवस्था? ये पुराना सवाल है अच्युत जी। ये कहें विकलांग हैं, हम अयोध्या में राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, कैसे करें? देखिए अभी तो निश्चित रूप से वहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें हर तरह के पर्यटकों के लिए व्यवस्था है। लेकिन अभी चूंकि अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज ही संपन्न हुआ है और थोड़ा सा समय अभी लगेगा, तो धीरे धीरे वहाँ थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं या इस तरह के लोग हैं उनके लिए दर्शन भी सुगम बनाया गया है, वो जाके दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ दिनों में ही ये वहाँ पर्यटक बहुत सारी संख्या में आने लगेंगे। तो अयोध्या में दर्शन के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। जी। अच्छा, एक चीज लास्ट में हमको एक समझा दीजिए कि पहले ऐसी संभावना बनती थी कि ये जो भारत गौरव ट्रेन है ये रिफर्बिश कोच से बनी हुई है, ICF कोचेज से, और इसमें LHB कोचेज नहीं है। तो अब वर्तमान में स्थिति क्या है? नहीं, अभी तो ये सारी चीजें परिवर्तित कर दी गई। शुरू में ICF कोचेज के साथ भारत गौरव की तरह ट्रेनें बनाने की योजना थी। लेकिन बाद में इनको परिवर्तित किया गया। अभी आज के समय में जितनी भी भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें हैं देश में वो सारी नए LHB कोचेज से बनी हुई हैं। तो उसमें जो यात्रियों का अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा IRCTC ने इसमें बहुत सारे चेंजेस करके उसमें PA सिस्टम लगाया है, कैमरे लगे हुए हैं और किचन बनाया है। तो सुख सुविधा की सारी मतलब सुरक्षित है, हाई स्पीड में भी सुरक्षित है। श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर अच्युत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए देख सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।
इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम आपके साथ चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विमलेंदु पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।